चलो आज बताते हैं आपको फ्रिक्शन, है ना। समझो फ्रिक्शन के बारे में। जैसे मान लो एक बॉल है हमारे पास, है ना। उस बॉल को ऐसे सरफेस पर फेंक देते हैं, क्या देखते हैं, बॉल कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है। इसका मतलब बॉल के मोशन को कोई ना कोई एक फोर्स अपोज कर रहा है। इसी फोर्स का नाम क्या होता है, फ्रिक्शन, है ना। यानी फ्रिक्शन वैसा फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना। यह एक कांटेक्ट फोर्स होता है। क्या होता है, कांटेक्ट। जब सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तब ये डेवलप करता है। ठीक है, तो लिखो फ्रिक्शन के बारे में। लिखो तो व्हेन ऑब्जेक्ट is projected on horizontal surface, then after some time, object comes to rest. It means a force oppose the motion of object. The motion of object. This force is known as फ्रिक्शन फोर्स। इसी फोर्स का नाम क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। यह एक कांटेक्ट फोर्स है। जब सरफेस कांटेक्ट में आता है तब यह डेवलप करता है। सरफेस के कांटेक्ट में आता है तब डेवलप करता है। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इट इज ए कांटेक्ट फोर्स। ये कैसा फोर्स है, कांटेक्ट। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स है। कैसा नेचर का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। नेचर में कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसको कहते हैं, जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर लगता है ना, उस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो फ्रिक्शन किस कारण से डेवलप करता है, फ्रिक्शन का डेवलप होने का क्या कारण है ना। तो इसके दो रीज़न दिए गए हैं। कितने रीज़न हैं, दो रीज़न। तो लिखेंगे हम लोग कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो पहला रीजन दिया गया है, समझो कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वह स्मूथ कितना भी दिखता है ना, अगर उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखेंगे तो इस तरह का इरेगुलर शेप दिखाई पड़ता है। ठीक है, जब इस पर हम दूसरा ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये देख रहे हो इंटरलॉकिंग बना लिया है ना। और ये जो इंटरलॉकिंग बन गया है यही रीजन है फ्रिक्शन का, है ना। ये ओल्ड व्यू है। पहले के लोग ऐसा ही सोचते थे कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर रखते हैं तो ऐसे इंटरलॉकिंग बन गया, है ना। और यही इंटरलॉकिंग जो है वह फ्रिक्शन कॉज करता है। ठीक है, दूसरा तरीका, दूसरा है मॉडर्न व्यू, इसको कहते हैं। मॉडर्न व्यू में देखो, इसमें जब इंटरलॉकिंग हम तो देख ही रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि कहीं कहीं जो है ये मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आ रहा
है ना, सभी जगह तो नहीं है लेकिन कहीं कहीं कांटेक्ट में है। तो जहाँ पर कांटेक्ट में है वहाँ पर मॉलिक्यूलर फोर्स लग जा रहा है, और यह मॉलिक्यूलर फोर्स लगने के कारण यह फ्रिक्शन डेवलप कर जाता है ना। तो इसके दो रीज़न हैं। ओल्ड व्यू में क्या है, ओल्ड व्यू क्या है इसका, इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेसेज, है ना। तो लिखो इसका ओल्ड व्यू में लिखो इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेसेज, इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेसेज, ये ओल्ड व्यू है। दूसरा है मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू, मॉडर्न व्यू में क्या कहा गया कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, जो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में है वह मॉलिक्यूलर फोर्स लगाता है, और वही मॉलिक्यूलर फोर्स लगाने के कारण दोनों सरफेस के बीच में क्या अराइज हो जाता है, फ्रिक्शन। तो सेकेंड मॉडर्न व्यू में लिखना फ्रिक्शन डेवलप ड्यू टू intermolecular force, intermolecular force और interatomic force, और interatomic force, intermolecular force और interatomic force लगता है। एटम भी रहेगा तो एटम के बीच में फोर्स लगेगा, मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगा, और यही रीजन होता है किसका, फ्रिक्शन का। आ रहा है समझ में। अब इसके टाइप्स लिखते हैं, लिखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन ब्रॉडली कहोगे तो ये दो ही टाइप का होता है, स्टैटिक एंड काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन, और सेकंड में लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम होता है डायनेमिक फ्रिक्शन भी। डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। एक ऐसे और बोला जाता है रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। तो आप रोलिंग फ्रिक्शन भी लिख लो, रोलिंग फ्रिक्शन भी लिख लो। ऐसे रोलिंग या तो स्टैटिक नेचर का होता है या तो काइनेटिक नेचर का होता है। तो तीसरे टाइप का अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, यह रोलिंग फ्रिक्शन, यह आइदर स्टैटिक नेचर का होगा या काइनेटिक नेचर का होगा, ठीक है। लेकिन ब्रॉडली कहेंगे तो दो ही टाइप का होता है, स्टैटिक और काइनेटिक, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलो यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे समझते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। इसको समझने के लिए एक बात और समझना है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन समझने से पहले ये समझना है कि फ्रिक्शन किस कंडीशन में लगेगा, है ना। लिखो आगे, कंडीशन फोर एक्ट फ्रिक्शन फोर्स, कंडीशन फॉर एक्ट फ्रिक्शन फोर्स। ये दो कंडीशन में लगता है। फर्स्ट में लिखो, दो ही कंडीशन में लग सकता है। फर्स्ट में लिखो, इफ देयर इज टेंडेंसी ऑफ मोशन, अगर टेंडेंसी ऑफ मोशन होगा तो लगेगा, या तो रिलेटिव मोशन होगा तब होगा। इफ
देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाए, है ना। केवल रफ सरफेस रहने से फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है। फ्रिक्शन कितने कंडीशन में एक्ट करेगा? 2 ही कंडीशन में एक्ट कर सकता है। पहला कंडीशन क्या है कि टेंडेंसी ऑफ मोशन आ जाए, और दूसरा कंडीशन क्या है? रिलेटिव मोशन हो जाए। रिलेटिव मोशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव करने लगे, ठीक है। तो यहाँ से एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, इसमें बताना कि फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे मान लो ये ब्लॉक है, हॉरिजेंटल सरफेस पर ऐसे रखे हुए, रेस्ट में यह है, वेलोसिटी 0 है मतलब रेस्ट में है। ये रफ सरफेस है, स्मूथ नहीं है। बताओ यहाँ फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ हो रहा है, टेंडेंसी ऑफ मोशन है, इसको मूव करने का टेंडेंसी है, या रिलेटिव मोशन हो रहा है? क्या है टेंडेंसी? मूव करने का टेंडेंसी है। ऐसा ही ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो उसका मूव करने का टेंडेंसी आ जाएगा? नहीं। क्या ये मोशन कर रहा है? नहीं। तो ना तो टेंडेंसी ऑफ मोशन है और ना ही रिलेटिव मोशन है, इसीलिए इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन नहीं लगेंगे। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? 0। लेकिन देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल समझो। यहाँ पर मान लो एक ब्लॉक रख दिया है ऐसे, यह भी रेस्ट में है, यह रफ सरफेस है, रेस्ट में है यह। क्या यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ फ्रिक्शन 0 नहीं होंगे। क्यों नहीं 0 होगा? क्योंकि टेंडेंसी ऑफ मोशन है। 0 नहीं होगा बिकॉज देयर इज टेंडेंसी ऑफ मोशन, मोशन का टेंडेंसी, ठीक है। तो ये दोनों लिखो, फिर हम स्टैटिक और काइनेटिक समझाते हैं। चलो समझते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। समझो एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लो यहाँ पर रफ टेबल है ना, मतलब इसमें फ्रिक्शन है, रफ है, स्मूथ नहीं है। और यहाँ पर एक इतना बड़ा सा ब्लॉक रख दिए, लगा दिए, और इसमें स्ट्रिंग से कनेक्टेड एक यहाँ पर पेन लगा दिए। ये मासलेस पेन है, इसका कोई मास नहीं है। ये कैसा है? मासलेस पेन है, ठीक है। इसमें मास है ही नहीं। अब ये बताओ कि जब इसमें मास नहीं है तो इधर से कोई वेट फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, ठीक है। इधर से कोई वेट फोर्स नहीं लग रहा है, क्लियर है। तो क्या यहाँ फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक रख दिया, ऐसे एकदम छोटा सा रख रहे हैं, मान लो 50 ग्राम का। 50 ग्राम रखने का मतलब है इस पर फोर्स लगाना ना। तो ये ब्लॉक पर तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए, लेकिन ब्लॉक अभी नहीं मूव कर रहा है। ब्लॉक अभी नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन जो है इस पर लग गया है, और टेंडेंसी ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में जो हुआ उसके अपोजिट में लग रहा है ना। तो यहाँ पर टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट में यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ऐसे F1 हम लगा दिए, कोई दिक्कत? एक ब्लॉक और इस पर रख दिए, थोड़ा सा बड़ा सा ब्लॉक रख दिए, इसका मतलब और भी इस डायरेक्शन में हम फोर्स बढ़ा दिए, है ना। जब इस डायरेक्शन में फोर्स बढ़ाते हैं फिर भी देखते हैं कि ये ब्लॉक नहीं चल रहा है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स पहले लग रहा था वह अपना वैल्यू थोड़ा बढ़ा दिया है। हमने इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स का वैल्यू बढ़ाया तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गए हैं, ठीक है। एक मान लो ये थर्ड ब्लॉक रख दिए। जब ये थर्ड ब्लॉक रख दिए
तब मान लो ये ब्लॉक जो है जस्ट मूव करने के सिचुएशन में आ गया, जस्ट मूव करने के सिचुएशन में आ गया। कैसे पता चलता है? ये टेबल को ऐसे नॉक करोगे ना तो ये ब्लॉक सरकने का होगा, स्लिप करने का टेंडेंसी दिखाएगा, लगेगा कि अब स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। आ रहा है समझ में? और अब एक छोटा सा ब्लॉक रख दिए तो मोशन स्टार्ट हो गया। जब मोशन स्टार्ट हो जाता है तो देखा जाता है कि फ्रिक्शन का वैल्यू डिक्रीज कर गया है, फ्रिक्शन का वैल्यू डिक्रीज कर गया है। ठीक है, आया समझ में? तब समझो, जब तक यह ब्लॉक रेस्ट में था लेकिन टेंडेंसी ऑफ मोशन आ रहा था, उस समय तक जो फ्रिक्शन लग रहा था यानी F1, F2, F3, यह स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। कौन सा फ्रिक्शन कहलाता है? क्योंकि ब्लॉक यहाँ पर रेस्ट में था। लेकिन F3 जो है ना, वह स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। कैसा वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। और इसका नाम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या नाम होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू का ही नाम क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब ये ब्लॉक मूव करने लगा तब ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं? तो जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है उस समय जो फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा फ्रिक्शन होता है? काइनेटिक। लेकिन केवल टेंडेंसी ऑफ मोशन आ रहा है और उस समय जो फ्रिक्शन लगता है वह कैसा फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन के ही मैक्सिमम वैल्यू का नाम क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कोई ब्लॉक कब स्टार्ट होता है? जब अप्लाइड फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करके समझाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इधर की ओर अप्लाइड फोर्स ड्रॉ करेंगे, अप्लाइड फोर्स, और इधर फ्रिक्शन ड्रॉ करेंगे। तो जब अप्लाइड फोर्स नहीं था तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना था? 0। इसका मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। जैसे जैसे यहाँ पर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू बढ़ाते गए इधर की ओर फ्रिक्शन भी वैल्यू बढ़ाते गया, यही ना। तो अप्लाइड फोर्स इधर बढ़ाओगे तो इधर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ते 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 ये मैक्सिमम हो गया, है ना। ये जो मैक्सिमम हो गया यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हुआ, जिसका नाम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद जब मोशन स्टार्ट हो जाता है ना तो ये फ्रिक्शन डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज करके कांस्टेंट हो जाता है। और ये जो कांस्टेंट में ग्राफ में देख रहे हो वह काइनेटिक फ्रिक्शन है। कैसा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है। यहाँ से यहाँ तक जो भी फ्रिक्शन लगा वह स्टैटिक ही फ्रिक्शन कहलाएगा। लेकिन यह स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हुआ उस समय ब्लॉक जस्ट मूव करने के टेंडेंसी में रहता है, अब मूव कर ही देगा ऐसा रहता है। इसलिए उस फ्रिक्शन का नाम क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब मोशन स्टार्ट हो जाता है उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसका नाम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। आ गया समझ में? और काइनेटिक फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम क्या होता है? डायनेमिक फ्रिक्शन। आ रहा है समझ में? अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों डिक्रीज कर जाता है? तो ऐसा भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो ऐसे इंटरलॉकिंग है, फ्रिक्शन का रीजन तो बता चुके हैं। तब जब ये मोशन ऐसे मोशन में आएगा, ये है ना, ऐसे मोशन में आएगा, ठीक है, तब ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया ये पूरा इंटरलॉकिंग ऐसे नहीं बन पाएगा, है ना। और जब पूरा इंटरलॉकिंग नहीं बनेगा तो आराम से थोड़े से फोर्स लगा करके इसको आगे मूव करा सकते हैं। तो जब मोशन में ब्लॉक आ जाता है तो पूरा इंटरलॉकिंग नहीं होता है, और पूरा इंटरलॉकिंग नहीं होने के कारण काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वह
लिमिटिंग से डिक्रीज कर जाता है। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? पहले इतना आप उतार लो, फिगर डायग्राम बनाओ। लिमिटिंग फ्रिक्शन कहाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ से कहाँ तक है, समझ में आ रहा है ना? कहाँ से कहाँ तक है? ये पूरा जो है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये कैसा फ्रिक्शन को इंडिकेट कर रहा है? स्टैटिक। यह स्टैटिक फ्रिक्शन को इंडिकेट कर रहा है। चलो दिखा दो। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में लिखो। लिखो तो स्टैटिक फ्रिक्शन, हेडिंग दे दो स्टैटिक फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी ऑफ मोशन हो। दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन टेंडेंसी ऑफ मोशन है ना? तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसका नाम क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। लिखो लिखो इसको। व्हेन देयर इज no relative motion, when there is no relative motion between two surfaces but has tendency of motion, then friction force acting on the surface, is known as static फ्रिक्शन। क्या कहते हैं उसे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। कब? जब रिलेटिव मोशन दो सरफेस के बीच में नहीं हो, लेकिन क्या हो? टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो उस समय जो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है उसका नाम क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। आ रहा है समझ में? स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा था ना, जैसे वेट बढ़ाते जा रहे थे, वेट बढ़ाते जा रहे थे, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को क्या कर रहा था? एडजस्ट कर रहा था। लेकिन एक लिमिट तक ही एडजस्ट किया, उसके बाद मोशन अलाउ कर दिया था, ये ना? तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बट लिमिटिंग। एक लिमिट के बाद जो है अपने आप को एडजस्ट नहीं करता है, मोशन अलाउ कर देता है, यही ना? नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट opposite to tendency of motion। जिस डायरेक्शन में मोशन का टेंडेंसी होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और फ्रिक्शन जो है वो टेंजेंशियली लगता है सरफेस पर। तो लिखो, फ्रिक्शन एक्ट tangentially to the contact surface। समझो यहाँ पर, जैसे मान लो कि यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक ऐसे रख दिए, लेकिन ब्लॉक रेस्ट में है। ब्लॉक किस में है? रेस्ट में। लेकिन बताओ यहाँ टेंडेंसी ऑफ मोशन है कि नहीं है? है ना? किस डायरेक्शन में टेंडेंसी ऑफ मोशन है? इंक्लाइन प्लेन पर डाउन मूव करने में।
तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेंगे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर क्यों लगता है, टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन डाउन है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगेगा वह अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, है ना। और कैसे लगेगा सरफेस पर, टेंजेंशियली। टेंजेंट तो ड्रॉ करने आता है ना आपको, तो टेंजेंशियली लगता है। जिस डायरेक्शन में टेंडेंसी ऑफ मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना, आगे बढ़े। चलो, तो इसका वैल्यू जो है ना वह, हाँ एक बात और याद रखता है, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू का नाम क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे उसको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is known as limiting friction. Limiting maximum value of static friction is known as limiting friction, है ना। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का कुछ लॉ दिया गया है ना। तो आगे लिखेंगे, मिटा देते हैं पहले इसको। चलो देखो, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखो, तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फर्स्ट में लिखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, ऐसे मैथमेटिकली लिख देना। लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। सेकेंड पॉइंट में लिमिटिंग फ्रिक्शन does not depends upon एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया। ऐसे देखो, ऐसे सरफेस पूरा है ना कॉन्टैक्ट में, तो ये जितना कॉन्टैक्ट है उस पर नहीं डिपेंड करता है। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कॉन्टैक्ट एरिया, but it depends upon microscopic contact area, माइक्रोस्कोपिक कॉन्टैक्ट एरिया। माइक्रोस्कोपिक कॉन्टैक्ट एरिया मतलब समझ में आ रहा है? कहीं कहीं जो कांटेक्ट में बन रहा था ना, जैसे मान लो ऐसे था, है ना, और इसके ऊपर में ऐसे रखे थे ना, तो देखो यहाँ पर देखने से लग रहा है कि पूरा एरिया कांटेक्ट में है ना। तो ये जो देखने में लग रहा है लार्ज लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, वह इतने एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसे कांटेक्ट में है ना ऐसे, तो ये माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यही तो मॉलिक्यूलर फोर्स लगाएंगे और यही तो फ्रिक्शन कॉज करेगा। आ रहा है समझ में ना? हाँ, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कांटेक्ट एरिया, बट इट डिपेंड्स अपॉन माइक्रोस्कोपिक कांटेक्ट एरिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखना, it depends upon nature of contact surface, nature of contact surface। जैसे स्मूथ हुआ तो कम फ्रिक्शन हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाएंगे। कब? जब स्मूथ हुआ। तो रफनेस बढ़ेगा तो
लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ जाएंगे। आ रही बात समझ में? अब चलो यहाँ से बात करते हैं। नाउ एफएल जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है ना, तो एफएल को हम इक्वल कराएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, वेयर म्यूएस जो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो डिफाइंड होते हैं ना, वह लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्रॉसपॉन्डिंग डिफाइंड है। किसके क्रॉसपॉन्डिंग डिफाइंड है? किसके क्रॉसपॉन्डिंग डिफाइंड है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के क्रॉसपॉन्डिंग। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जानते हो ना कहाँ पर था? हाईएस्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता, ये वेरिएबल होता है ना। तो लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स होता है ये, है ना। इसका वैल्यू जीरो से लिमिटिंग तक लाइज करता है। ग्राफ में बताया था ना, जीरो से लिमिटिंग तक। तो नेक्स्ट पॉइंट में उसको लिखेंगे हम। तो क्या लिखवाए थे? स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन जीरो टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऐसे ही मैथमेटिकली ऐसे लिखना, लाइज बिटवीन जीरो टू लिमिटिंग। और लिमिटिंग का वैल्यू कितना लिखवाए थे? म्यूएस इंटू एन, यही ना। तो यहाँ से यहाँ तक लाइज कर सकता है कौन? स्टैटिक फ्रिक्शन। जनरली हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को एक्सप्रेस करेंगे, लिखो जनरली स्टैटिक फ्रिक्शन express as Fs लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ऐसे एक्सप्रेस करने से हमें पता चलता रहेगा कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या फिर मिनिमम वैल्यू किसी चीज़ का निकालना है, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू तो फिक्स्ड नहीं होता है और न कोई इसके स्टैटिक के फार्मूला दिए गए हैं। ये म्यू एस इंटू एन जो है फार्मूला है वह किसका है? स्टैटिक का है कि लिमिटिंग का है? लिमिटिंग का है ना। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगता है? जब ब्लॉक अबाउट टू मूव होगा, जस्ट अब मूव करने वाला ही है, उसी समय लगा सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू। अदरवाइज स्टैटिक के लिए कोई फार्मूला नहीं दिया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो देयर इज नो फार्मूला गिवेन, देयर इज no formula given for a static friction force, for a static friction। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फार्मूला ही नहीं है, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू? तो लिखो फॉर finding the value of a static friction we use concept of equilibrium, concept of equilibrium। आया समझ में? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फार्मूला नहीं दिया गया है। अगर उसका स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना होगा तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाना और फिर वहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलो
अब हम लोग देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, है ना। लिखो, it act when there is relative motion between two surfaces, two contact surfaces। दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो गया, उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उसी का नाम क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड होता है। देखे थे ना ग्राफ में क्या हो गया था? कांस्टेंट, है ना। लिखो, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, वेयर म्यू के को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर म्यू के यहाँ से लिखे तो क्या लिखेंगे? एफ के बाई इन। किसका वैल्यू ज़्यादा होता है ये बताओ? स्टैटिक फ्रिक्शन का या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा कि या काइनेटिक फ्रिक्शन के? स्टैटिक का ज़्यादा होगा। क्यों स्टैटिक का ज़्यादा होगा? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके क्रॉसपॉन्डिंग डिफाइन किए थे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। किसके? अनलिमिटिंग फ्रिक्शन याद है ना, ग्राफ में सबसे टॉप पर गया था। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू काइनेटिक से ज़्यादा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, इसीलिए उसका कोएफिशिएंट सबसे कम होता है। इसको लिख देना, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इसको कहते हैं। और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ना, वह सबसे कम होता है। जब ऑब्जेक्ट रोल करते रहता है ना ऐसे, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसका नाम क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर है ना। अच्छा, इसका तो मैग्नीट्यूड लिख लिए, डायरेक्शन लिख लो। इसका डायरेक्शन जो होता है वह रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लिखो, इट्स डायरेक्शन is opposite to relative velocity, relative velocity। ठीक है, तो अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी कैसे होगा, थोड़ा हम डायग्राम में इसका डायरेक्शन क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन का थोड़ा एग्जाम्पल समझो। यहाँ पर मान लो फर्स्ट ब्लॉक है और यहाँ मान लेते हैं सेकेंड ब्लॉक है। ये इधर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगाना है। ठीक है, तो सेकेंड ब्लॉक का वेलोसिटी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कितना होगा? तो सेकेंड ब्लॉक का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऐसे लिखेंगे ना,
कैसे लिखते हो, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट। तो सेकेंड ब्लॉक का तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 20 है और इसका भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 है। तो ये बताओ कि फर्स्ट ब्लॉक के रिस्पेक्ट में सेकेंड ब्लॉक किधर जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है, ये ना। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन इसका इसके रिस्पेक्ट में किधर हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए इस पर जो फ्रिक्शन लगेंगे सेकेंड ब्लॉक पर वह किधर की ओर लगेगा, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट। और कैसे लगता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना। जब ये ब्लॉक इस पर फ्रिक्शन इधर लगाया ना, तो ये बताओ एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो अगर ये इस पर फ्रिक्शन इधर लगा दिया तो ये ब्लॉक इस पर फ्रिक्शन किधर की ओर लगा देगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। है समझ में, इक्वल एंड अपोजिट, कोई दिक्कत। अब देखो ये ब्लॉक जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ग्राउंड भी तो यहाँ पर लगाएगा फ्रिक्शन, तो ग्राउंड किधर क्यों लगाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्राउंड फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा। F1 के लिख देते हैं, है समझ में, बनाओ इसको। तो एक लास्ट पॉइंट लिख लो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो अप्लाइड फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तो ब्लॉक मूव करने लगेगा, और जब मूव करने लगेगा उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा वो कैसा होगा, काइनेटिक। और अगर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हुआ तब जो फ्रिक्शन लगेगा वह कैसा होगा, स्टैटिक, है ना। स्टैटिक का कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, कोई फार्मूला नहीं है, उसका अगर वैल्यू निकालना होता है तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन से निकालते हैं। लेकिन काइनेटिक के फार्मूला फिक्स्ड है, कितना, म्यू के इंटू एन, ठीक है। तो नोट करके इस बात को लिख लो, तो आप लोग लिखो नोट करके, इफ अप्लाइड फोर्स greater than or equal to limiting friction then block start moving, है ना। चलो अब इस बात को हम एक प्रॉब्लम में करके समझाते हैं। समझो, यहाँ पर क्वेश्चन समझो। यहाँ रफ सरफेस है और यहाँ पर एक 2 kg का ब्लॉक है और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी दिया है और काइनेटिक फ्रिक्शन भी दिया है, और इधर से फोर्स लगा दिए हम, मान लो 10 इंटू टी, है ना, 10 इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहते हैं कि बताओ, लिखो क्वेश्चन लिखो, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक इज शॉन इन फिगर, फाइंड ए पार्ट में लिखो टाइम आफ्टर विच ब्लॉक स्टार्ट मूविंग, आफ्टर विच ब्लॉक स्टार्ट मूविंग। और बी पार्ट में लिखो फ्रिक्शन फोर्स एट t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। और सी पार्ट में लिखो फ्रिक्शन फोर्स एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड।
फ्रिक्शन फोर्स एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, तो कब मोशन स्टार्ट होता है? जब अप्लाइड फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए, है ना। तो यहाँ पर देखो ए पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, समझो। यहाँ से अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर कर देते हैं। अप्लाइड फोर्स कितने के बराबर है? 10T। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू एस इंटू नॉर्मल। नॉर्मल का वैल्यू बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसका वेट फोर्स ऐसे लगेगा ना, तो नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू एस का वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना दिया है बताओ? 0.5। और नॉर्मल का वैल्यू 2G, G का वैल्यू 10, नहीं ना। तो यहाँ से अगर लिखे तो 10 इंटू टी, और इसको कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। G का वैल्यू 10 रख लेते हैं। तो ये बताओ कितने टाइम में मोशन स्टार्ट हो जाएगा? 1 सेकेंड में मोशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब बी पार्ट में कह रहा है कि बताओ 0.5 सेकेंड में कितना फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो ये बताओ कि 1 सेकेंड में मोशन स्टार्ट हो जाएगा, तो 0.5 सेकेंड में क्या रहेगा? ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, और रेस्ट में रहेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। और स्टैटिक के लिए कोई फार्मूला बना है? नहीं। कैसे निकालते हैं? इक्विलिब्रियम के कंडीशन से। तो इक्विलिब्रियम ड्रॉ करो। इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है, तो इधर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ना। स्टैटिक फ्रिक्शन किधर क्यों लगता है? टेंडेंसी ऑफ मोशन के। तो इससे इसको तो बैलेंस करा सकते हैं। तो एफ एस का जो वैल्यू होगा वह कितने के बराबर हो जाएगा? 10 इंटू टी। और टाइम कितना बोल रहा है बी पार्ट में बताओ? 0.5। मतलब उस समय कितना फ्रिक्शन लग रहा है? 5 न्यूटन का। ठीक है, अब सी पार्ट में देखो। सी पार्ट में कब फ्रिक्शन निकालने के लिए कहता है? 10 सेकेंड में। तो ये बताओ 10 सेकेंड में मोशन में रहेगा या रेस्ट में रहेगा? मोशन में रहेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक या काइनेटिक? तो एफ के इज इक्वल टू कितना लिखोगे? म्यू के इंटू नॉर्मल। म्यू के का वैल्यू कितना दिया हुआ है देख के बताओ? 0.4। और नॉर्मल का वैल्यू कितना है? 2G। तो बताओ एफ के का वैल्यू कितना हो गए? 8 न्यूटन। है समझ में? तो इतना लिख लो। नेक्स्ट क्लास में इस पर और क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे।